नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ममता और हमारे चैनल ममता हिंदी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी हर्ष और उल्लास से भरपूर हों। चलिए आज की अनूठी कहानी को शुरू करते हैं। स्वर्गीय देवनाथ मेरे सबसे करीबी और आत्मीय मित्रों में से थे। आज भी जब उनकी स्मृतियों का जिक्र होता है तो बीते हुए क्षण फिर से आंखों में जीवंत हो उठते हैं और मैं किसी कोने में जाकर दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। हमारे बीच 200 से 250 मील का फासला था। मैं लखनऊ में था और वह दिल्ली में। फिर भी शायद ही कोई महीना ऐसा बीतता हो जब हम एक दूसरे से न मिल पाते। वे एक बेहद स्वच्छंद मिजाज के, विनोद प्रिय, उदार और मित्रों के लिए जान लुटाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी भी अपने और परायों में फर्क नहीं किया। दुनिया क्या है, यहाँ किस तरह का व्यवहार होता है, ये जानने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। उनके जीवन में ऐसे कई मौके आए जब उन्हें होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी सादगी और निष्कपटता का अनुचित फायदा उठाया और कई बार उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा। मगर देवनाथ ने जीवन से कोई सीख न लेने की कसम खा रखी थी। उनका स्वभाव ज्यों का त्यों रहा। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वे रहते थे वह अनोखी दुनिया थी, जहाँ छल कपट और शक के लिए कोई जगह न थी। सब अपने थे, कोई पराया नहीं था। मैंने कई बार उन्हें सावधान करना चाहा, पर परिणाम हमेशा उल्टा ही हुआ। मुझे कभी कभी इस बात की चिंता होती थी कि अगर वे ऐसे ही रहे तो अंजाम क्या होगा। पर दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी गोपा भी कुछ उन्हीं की तरह सरल थी। हमारी समाज की स्त्रियों में जो चतुराई होती है, जो ऐसे उन्मुक्त स्वभाव के पुरुषों की असावधानियों पर अंकुश लगाने का काम करती है, वह गोपा में न के बराबर थी। यहाँ तक कि कपड़ों और गहनों में भी उसकी विशेष रुचि नहीं थी। जब मुझे देवनाथ के निधन का समाचार मिला और मैं भागता हुआ दिल्ली पहुंचा तो घर में कुछ बर्तन भांडे और मकान के अलावा कोई संपत्ति नहीं थी। और उनकी उम्र ही कितनी थी, अभी तो 40 भी पूरे नहीं हुए थे कि वे संचय की चिंता करते। वैसे भी लड़कपन उनके स्वभाव में समाया हुआ था। इस उम्र में वैसे भी लोग अक्सर थोड़े बेफिक्र होते हैं। पहले उनकी एक लड़की हुई, फिर 2 बेटे, लेकिन दोनों बेटे बचपन में ही चल बसे। सिर्फ उनकी बेटी जीवित रही और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू था। जिस तरह का उनका जीवन रहा, उस छोटे से परिवार को चलाने के लिए करीब 200 रुपए महीने की जरूरत थी। 2-3 साल में बेटी का विवाह भी करना था। कैसे होगा, क्या होगा, मेरी समझ से परे था। इस मौके पर मुझे यह अनमोल एहसास हुआ कि जिनके दिल में सेवा भाव होता है और जो खुदगर्जी को अपनी मंजिल नहीं बनाते, उनके परिवार की मदद करने वाले लोगों की कभी कमी नहीं होती। ये कोई पक्की बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने दूसरों के साथ हमेशा नेक बर्ताव किया, फिर भी उनके जाने के बाद उनके बच्चों की किसी ने सुध तक नहीं ली। लेकिन चाहे जो हो, देवनाथ के दोस्तों ने बेमिसाल दरियादिली दिखाई और गोपा के लिए स्थायी खर्च का इंतजाम करने का प्रस्ताव रखा। कुछ लोग जो विधुर थे उसे शादी करने के लिए भी तैयार थे, मगर गोपा ने वही स्वाभिमान दिखाया जो हमारी देवियों का गहना है और इस सुझाव को ठुकरा दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक हिस्सा किराए पर दे दिया, जिससे उसे 50 रुपए महीने मिल जाते थे। इसी में वह अपनी गुजर बसर कर लेगी। उसकी जो भी जरूरतें थी वो बहुत सीमित थी। गोपा के लिए तो अब जिंदगी में कोई चाह बची ही नहीं थी। इसके 1 महीने बाद मुझे काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहां मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा समय 2 साल लग गए। गोपा के खत आते रहते थे, जिनसे पता चलता था कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि गोपा ने मुझसे भी सच्चाई छिपाई और असली हालात से अनजान रखा। विदेश से वापस आकर मैं सीधे दिल्ली पहुंचा। दरवाजे पर कदम रखते ही मेरी आंखें भर आईं। घर में जैसे मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। वह कमरा जहां कभी दोस्तों का जमावड़ा होता था, अब बंद पड़ा था। चारों ओर मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। देवनाथ के साथ ही जैसे उस घर की रौनक भी खत्म हो गई थी। पहली नजर में मुझे ऐसा लगा मानो देवनाथ दरवाजे पर खड़े होकर मुझे मुस्कुराकर देख रहे हैं। मैं कल्पनाशील इंसान नहीं हूँ और आत्मा के भौतिक रूप में मेरा विश्वास भी नहीं है, पर उस वक्त एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई।
लेकिन दूसरी बार देखने पर वो छवि गायब हो चुकी थी। दरवाजा खुला और कौन खोलता? गोपा के अलावा कोई था ही नहीं। मैंने उसे देखा तो दिल थम गया। उसे मेरे आने की खबर थी और मेरे स्वागत में उसने नई साड़ी पहन रखी थी, शायद बाल भी संवार लिए थे। लेकिन इन 2 सालों ने जो असर उस पर छोड़ा था, उसे वह क्या छुपा पाती। औरतों की जिंदगी में ये वो उम्र होती है जब उनका सौंदर्य पूरी तरह खिल चुका होता है, जब मासूमियत की जगह आकर्षण और माधुर्य आ जाता है। लेकिन गोपा का यौवन तो बीत चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां और गम की लकीरें थीं, जिन्हें उसकी कोशिशों के बावजूद भी उसकी मुस्कान छिपा नहीं पाई। उसके बालों में सफेदी घुस चुकी थी और हर अंग जैसे बूढ़ा हो चला था। मैंने दुख भरे स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार रही हो गोपा? गोपा ने अपने आंसुओं को अंदर ही निगलते हुए कहा, नहीं, मुझे कभी सिर दर्द तक नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारी ये कैसी हालत हो गई है? तुम तो पूरी तरह बूढ़ी लग रही हो। वह शांत भाव से बोली, तो जवानी लेकर भी करना क्या है? मेरी उम्र तो अब 35 से ऊपर हो गई है। 35 की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, मैंने कहा। हाँ, उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके इस जीवन का अंत हो जाए। अब बस सुनीता की शादी की फिक्र है, उससे निजात मिल जाए, फिर मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अब जाकर पता चला कि जो किराएदार पहले मकान में थे, वे थोड़े समय बाद ही चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार नहीं आया। ये सुनकर मेरे दिल में जैसे एक छुरी घुस गई। इतने दिन ये बेचारे कैसे गुजारे होंगे, ये सोचकर ही दिल दुखने लगा। मैंने उदासी भरे मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी हूँ? गोपा शर्मिंदा होकर बोली, नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें अजनबी समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने बस यही सोचा कि तुम परदेश में अपने ही झंझटों में फंसे होंगे, तुम्हें क्यों परेशान करूं। किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ नहीं था तो थोड़े से गहने थे। अब बस सुनीता की शादी की चिंता है। पहले सोचा था ये मकान बेच दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे, शादी भी हो जाएगी और मेरे लिए भी कुछ बच जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि मकान पहले ही रेहन रखा हुआ है और सूद मिलाकर अब उस पर 20 हजार का कर्ज हो चुका है। साहूकार ने इतनी दया की है कि मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। यहाँ से कोई उम्मीद नहीं रही। बहुत हाथ पांव जोड़ने के बाद शायद महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाए, पर इतने में क्या होगा। इन्हीं फिक्रों में घुली जा रही हूँ। फिर खुद को रोकते हुए बोली, लेकिन देखो मैं कितनी मतलबी हो गई हूँ। न तुम्हें हाथ मुंह धोने के लिए पानी दिया, न कुछ खाने को लाया और अपना दुखड़ा सुनाने बैठ गई। अब तुम कपड़े उतारो और आराम से बैठो, कुछ खाने को लाती हूँ, फिर बातें करेंगे। घर पर सब ठीक है? मैंने कहा, मैं तो सीधा बंबई से यहाँ आ रहा हूँ। घर कहाँ गया? गोपा ने मुझे नाराजगी से देखा, पर उस नाराजगी के पीछे एक गहरी आत्मीयता छिपी थी। मुझे लगा जैसे उसके चेहरे की झुर्रियां मिट गई हो। हल्की सी लाली उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसने कहा, इसका नतीजा यह होगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी यहाँ आने नहीं देगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले आपको खुद उसकी गुलामी करनी पड़ती है। सर्दियों की शाम जैसे ही आई, गोपा ने दीपक जला दिए। तभी सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में दाखिल हुई। वह लड़की जिसे मैं 2 साल पहले तक गोद में उठाता था, अब एक सुंदर युवती बन गई थी। उसकी हर एक नजर, उसकी हर एक बात उसके स्वाभिमानी स्वभाव का परिचय दे रही थी। जिसे मैं प्यार से गोद में उठाकर दुलारता था, उसकी ओर अब आंखें उठाने में भी संकोच हो रहा था। और वह जो मेरे गले लगकर हंसी खुशी होती थी, अब सामने भी खड़ी नहीं रह पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ छिपाना चाह रही है और मैं भी मानो उसे छिपाने का मौका दे रहा था। मैंने धीरे से पूछा, अब तुम किस कक्षा में पहुंच गई हो सुन्नी? उसने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, 10वीं में हूं। घर का कुछ काम करती हो? वह बोली, अम्मा जब करने देती है। गोपा बीच में बोल पड़ी, मैं नहीं करने देती या खुद ही कोई काम करने के करीब नहीं जाती। सुन्नी हंसते हुए मुंह फिरकर वहां से चली गई। वह माँ की दुलारी थी। जिस दिन सुन्नी कोई काम करती, शायद गोपा रो रोकर आंखें सुजा लेती। वह खुद तो सुन्नी को कोई काम नहीं करने देती, मगर सबसे शिकायत करती कि सुन्नी कोई काम नहीं करती। यह उसकी ममता का अनोखा रूप था।
हमारी मर्यादाएं हमारे बाद भी जीवित रहती हैं। जब मैं खाना खाकर लेटा तो गोपा ने फिर से सुन्नी के विवाह की बात छेड़ दी। उसके पास शायद यही एक विषय था जो हर वक्त उसके मन में घूमा करता था। लड़के तो बहुत है, लेकिन कोई स्थिति भी तो हो। वह नहीं चाहती थी कि सुन्नी के मन में कभी यह विचार आए कि अगर दादा होते तो शायद मेरे लिए इससे बेहतर रिश्ता खोजते। फिर गोपा ने हिचकते हुए लाला मदारी लाल के बेटे का जिक्र किया। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पर थे। उन्होंने खूब पैसा कमाया था, लेकिन उनके लालच की आग अब भी बुझी नहीं थी। गोपा ने ऐसा घर चुना था जहां रिश्ता मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव था। मैंने आपत्ति जताई। मदारी लाल तो बहुत ही बुरा आदमी है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाते हुए कहा, अरे नहीं भैया, तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। वे मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। कभी कभी आकर कुशल क्षेम पूछ जाते हैं। उनका बेटा इतना योग्य है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। ये तो सही है कि पहले वे बहुत रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ कौन है जो मौका पाकर छोड़ देता है। मदारी लाल ने तो यहाँ तक कहा कि वे मुझसे दहेज नहीं चाहते, बस कन्या चाहिए। सुन्नी उनके मन में बस गई है। गोपा की सरलता ने मेरे मन में करुणा पैदा की, परंतु मैं अनायास उसके मन में अविश्वास का बीज नहीं बोना चाहता था। हो सकता है मदारी लाल अब वैसे न रहे हों। हृदय की भावनाएं समय के साथ बदलती रहती है। मैंने आंशिक सहमति के साथ कहा, पर यह तो सोचो, तुम्हारे और उनके बीच कितना अंतर है। संभव है कि तुम अपनी पूरी शक्ति समर्पित करके भी उन्हें नीचा दिखाने में असमर्थ रहो। लेकिन गोपा के मन में बात बैठ गई थी। वह सुन्नी को ऐसे घर में देखना चाहती थी जहां वह रानी की तरह सम्मानित हो। अगले दिन सुबह मैं मदारी लाल से मिला और हमारी जो बातचीत हुई उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। कभी वह स्वार्थी रहे होंगे, पर इस वक्त मैंने उन्हें अत्यंत सहृदय, उदार और विनम्र पाया। उन्होंने कहा, भाई साहब, मैं देवनाथ जी को जानता हूँ। वह इंसानों में एक नगीना थे। अगर उनकी बेटी मेरे घर आती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। आप उसकी माँ को कहे, मदारी लाल उनसे कुछ भी नहीं चाहता। ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं उन्हें किसी तरह का भार नहीं देना चाहता। गोपा ने अगले 4 महीने विवाह की तैयारियों में बिताए। मैं महीने में एक बार उससे मिलने जाता, पर हर बार निराश होकर लौटता। गोपा ने न जाने कितनी ऊंची मान मर्यादा अपने लिए निर्धारित कर ली थी। वह इस भ्रम में जी रही थी कि उसका उत्साह इस शहर में अमिट छाप छोड़ेगा। उसे यह एहसास नहीं था कि यहाँ ऐसे दृश्य हर रोज होते हैं और जल्द ही लोग भूल जाते हैं। शायद वह संसार से यह साबित करना चाहती थी कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी लुटा हुआ हाथी 9 लाख का होता है। हर कदम पर उसे देवनाथ की याद आती। वह सोचती, अगर वे होते तो ये कार्य इस तरह न होते, बल्कि और भी बेहतर ढंग से होते। और फिर वह रो देती। मदारी लाल सज्जन है, यह तो सही है, लेकिन गोपा का अपनी बेटी के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। कौन कह सकता है कि उसकी 10-5 बेटियां और नहीं होंगी। वह दिल खोलकर अपने अरमानों को पूरा करना चाहती थी। सुन्नी के लिए उसने जितने गहने और कपड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे हैरानी होती थी। वह हर समय कुछ न कुछ सी रही होती। कभी सुनारों की दुकान पर बैठी होती, तो कभी मेहमानों की खातिरदारी का प्रबंध कर रही होती। शायद ही कोई ऐसा संपन्न व्यक्ति मोहल्ले में था जिससे उसने उधार न लिया हो। वह इसे उधार मानती थी, परंतु देने वाले इसे दान समझकर देते थे। पूरा मोहल्ला उसका सहयोगी था। सुन्नी अब पूरे मोहल्ले की बेटी बन चुकी थी। गोपा की प्रतिष्ठा अब सबकी प्रतिष्ठा बन गई थी और उसके लिए नींद और आराम जैसे गायब हो गए थे। सिर में जैसे दर्द का समंदर हिलोरे ले रहा था। आधी रात बीत चुकी थी, फिर भी वह लगातार कुछ न कुछ सोच रही थी, या कभी इधर का सामान उधर कर रही थी। उसकी वात्सल्य भरी आकांक्षाएं इतनी गहरी थी कि देखने वालों के मन में श्रद्धा का संचार कर देती। एक अकेली औरत, और वह भी आधी थकी हुई, कितना कितना करती थी। जो काम दूसरों के जिम्मे छोड़ देती, वही काम अधूरा रह जाता। पर उसकी हिम्मत कभी हार नहीं मानती। पिछली बार जब उसकी हालत देखी तो रहा नहीं गया। मैंने कहा, गोपा देवी, अगर मरने का ही इरादा है तो कम से कम शादी के बाद मरना। मुझे डर है कि तुम उससे पहले ही न चल दो। गोपा का मुरझाया चेहरा खिल उठा। बोली, भैया,
मेरी चिंता न करो, विधवा की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि सुन्नी का ठिकाना लगा दूं, फिर मैं भी चली जाऊं। अब और जीकर क्या करूंगी, बताओ। अगर किसी तरह की रुकावट आ गई तो बदनामी किसकी होगी। इन 4 महीनों में शायद ही 1 घंटे से ज्यादा सोई होंगी। नींद ही नहीं आती, लेकिन मन खुश है। चाहे जिऊं या मरूं, मुझे तो बस इस बात की तसल्ली है कि सुन्नी के लिए जो उसके पिता कर सकते थे वही मैंने किया है। मदारी लाल ने सज्जनता दिखाई, तो मुझे भी अपनी इज्जत बचानी है। तभी एक औरत ने आकर कहा, बहन चलकर देख तो, चाशनी सही बनी है या नहीं। गोपा उसके साथ गई, चाशनी की जांच की और कुछ ही देर में लौटकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे बात करने लगी और इधर चाशनी इतनी सख्त हो गई कि लड्डू दांतों से लड़ेंगे। किससे कहूं अब, मैंने झुंझलाते हुए कहा। तुम यह बेकार की झंझट क्यों पाल रही हो, किसी हलवाई को बुलाकर मिठाई का काम क्यों नहीं सौंप देती। वैसे भी तुम्हारे यहाँ मेहमान कितने आ रहे हैं, 10-5 की मिठाई ही काफी होगी। गोपा ने उदास नजरों से मुझे देखा। मेरी यह आलोचना उसे चुभ गई। इन दिनों उसे हर बात पर गुस्सा आ जाता था। बोली, भैया तुम ये बातें नहीं समझोगे। तुम्हें न तो माँ बनने का मौका मिला, न पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने लोग उनके दम पर जीते थे, क्या यह तुम नहीं जानते। वह इज्जत तो मेरे ही सिर पर बंधी है। तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा क्योंकि तुम नास्तिक हो, लेकिन मैं तो उन्हें हमेशा अपने भीतर महसूस करती हूँ। जो कुछ हो रहा है वही करवा रहे हैं। मैं तो मंदबुद्धि स्त्री हूँ, अकेली क्या कर सकती हूँ। वही मेरे साथी है, वही मेरे जीवन का प्रकाश। तुम समझ लो कि ये शरीर मेरा है, पर इसकी आत्मा तो उनकी है। जो कुछ भी हो रहा है वह उनके पुण्य आदेश से हो रहा है। तुम उनके मित्र हो, तुमने अपनी तरफ से सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना परेशान भी हुए। मैं तो उनकी संगिनी हूँ, इस लोक में भी और परलोक में भी। मैं अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। जून में शादी हो गई। गोपा ने अपनी तरफ से खूब दिया, जितना उसकी सामर्थ्य थी उससे कहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। वह लगातार यही सोचती रही कि अगर सुन्नी के पिता होते तो न जाने कितना कुछ करते। वह लगातार रोती रही। सर्दियों में मैं फिर दिल्ली गया। सोचा कि अब तो गोपा सुखी होगी। सुन्नी का घर वर दोनों ही आदर्श है और अब गोपा को और क्या चाहिए। लेकिन शायद सुख उसके भाग्य में ही नहीं था। अभी सामान उतार भी नहीं पाया था कि उसने दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। भैया घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी ठीक है, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। अगर तुम उसे देखो तो पहचान न पाओ। वह तो जैसे अपनी ही परछाई बन गई है। कुछ दिन पहले ही आई थी, उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा फट गया। वह जैसे अपने जीवन की दिशा ही भूल गई हो। न तन की सुध है, न कपड़ों की। मेरी सुन्नी की यह दशा होगी, ये तो सपने में भी न सोचा था। वह बिल्कुल गुमसुम हो गई है। कितना पूछा कि बेटी आखिर वो क्यों नाराज है, किस बात पर वह कुछ भी जवाब नहीं देती। बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मेरी सुन्नी तो कुएं में गिर गई। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया। क्यों नहीं भैया, सब कुछ मालूम हो गया। वो लौंडा चाहता है कि मैं चाहे जिस राह जाऊं, सुन्नी उसकी हर बात माने। लेकिन सुन्नी भला ये क्यों सहे। तुम तो जानते हो वो कितनी स्वाभिमानी है। वह उन औरतों में से नहीं है जो पति को देवता समझकर उसके दुर्व्यवहार को झेलती रहती है। उसने हमेशा प्यार और इज्जत पाई है। उसके पिता भी उस पर जान देते थे। मैंने उसे हमेशा अपनी आंखों की पुतली समझा। और पति मिला छैला, जो आधी रात तक मारा मारा फिरता रहता है। दोनों में क्या बात हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन दोनों के बीच कोई गांठ पड़ गई है। न तो सुन्नी उसकी परवाह करती है, न वह सुन्नी की। लेकिन वह अपनी धुन में मस्त है और सुन्नी अपनी जान दिए जा रही है। उसके लिए सुन्नी की जगह अब मुन्नी है। सुन्नी के हिस्से में बस उपेक्षा और आंसू बचे हैं। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं। उस लौंडे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर सुन्नी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भैया मैं किस दिल से समझाऊं। सुन्नी को देखकर मेरी छाती फटने लगती है। बस यही जी करता है कि उसे अपने कलेजे में छिपा लूं, ताकि उसे कोई कटु नजर से भी न देख सके। अगर वो फूहड़ होती, कटु भाषिणी होती या आराम तलब तो शायद समझ भी जाती। लेकिन क्या मैं ये समझाऊं कि उसका पति गली गली मुंह काला करता फिरे
और फिर भी वो उसकी पूजा करे। मैं खुद ये अपमान नहीं सह सकती। पति पत्नी के रिश्ते की पहली शर्त यही होती है कि दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाएं। वैसे पुरुष बहुत कम है जो पत्नी के किसी छोटे से भी विचलन पर शांत रह सके, लेकिन बहुत सी महिलाएं अपने पति को खुली छूट देती है। पर सुन्नी वैसी स्त्रियों में नहीं है। अगर वह आत्मसमर्पण करती है तो बदले में वही चाहती भी है, और अगर पति में ये बात ना हो तो वो उससे कोई संबंध नहीं रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते हुए ही क्यों न बीते। इतना कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगारदान लाकर उसमें रखे आभूषण दिखाते हुए बोली, सुन्नी, ये सब अब की बार यहीं छोड़ गई थी, इसी के लिए आई थी। ये वे गहने हैं जिन्हें मैंने न जाने कितना कष्ट झेलकर बनवाए थे। महीनों मारी मारी फिरती रही थी इनके लिए। ऐसे समझो कि जैसे भीख मांगकर जमा किए हों। और अब देखो, सुन्नी तो इन गहनों की तरफ नजर भी नहीं उठाती। पहने तो किसके लिए, सिंगार करे तो किस पर। मैंने 5 संदूक कपड़े दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें थक गई थी। ये सब कपड़े वो यहाँ छोड़ गए। अब उसे इन चीजों से नफरत हो गई है। बस कलाई में 2 चूड़ियां और एक सफेद साड़ी, यही उसका सिंगार है। मैंने गोपा को दिलासा देते हुए कहा, मैं केदारनाथ से मिलूंगा, देखूंगा तो सही वो आखिर किस तरह का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, भूल कर भी मत जाना। अगर सुन्नी को यह बात पता चली तो वो जान ही दे देगी। वो स्वाभिमान की मूरत है, जैसे जली हुई रस्सी जिसमें बल नहीं जाता। जिसे उसने ठुकरा दिया उसे फिर कभी नहीं अपनाएगी। कोई चाहे तो उसे अपना बनाकर जागीर रख ले, लेकिन उसने मेरे शासन को नहीं झेला तो किसी और का क्या सहन करेगी। मैंने उस वक्त गोपा को कुछ नहीं कहा, लेकिन मौका पाकर लाला मदारी लाल से मिला। मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों एक ही जगह मिल गए। मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे पैर छुए कि उसकी शालीनता देखकर मैं चकित हो गया। मैं तुरंत अंदर गया और चाय, मुरब्बा, मिठाइयां लेकर लौटा। ऐसा शांत, नम्र और विनम्र युवक मैंने शायद ही कभी देखा था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि उसके अंदर और बाहर में कोई अंतर हो सकता है। जब तक वह वहां बैठा रहा, उसकी नजरें झुकी रहीं। उस पर तो उच्छृंखलता की छाया भी नहीं पड़ी थी। जब केदार टेनिस खेलने चला गया तो मैंने मदारी लाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत ही चरित्रवान प्रतीत होते हैं, फिर पति पत्नी में इतनी खटास कैसे आ गई। मदारी लाल ने एक पल सोचा और बोले, इसका कारण और क्या बताऊं, सिवाय इसके कि दोनों ही अपने माँ बाप के लाडले हैं। प्यार अक्सर बच्चों को अपनी मर्जी का बना देता है। मेरा तो सारा जीवन संघर्ष में बीता, अब जाकर थोड़ी शांति मिली है। भोग विलास का कभी समय ही नहीं मिला। दिन भर मेहनत करता था, शाम को पढ़कर सो जाता था। सेहत भी कुछ खास नहीं थी तो चिंता लगी रहती थी कि कुछ जमा कर लूं ताकि मेरे बाद बच्चे भूखे न मरे। लेकिन हुआ ये कि इन महाशय को तो सब कुछ मुफ्त में मिला। सनक चढ़ गई, शराब बहने लगी, फिर नाटकों का शौक लग गया। पैसा तो था ही और माँ बाप के अकेले बेटे थे, उनकी खुशी ही हमारे जीवन का सुख था। पढ़ाई लिखाई में मन तो था नहीं, विलास की चाह बढ़ती गई। धीरे धीरे अपने जीवन का नाटक ही करने लगे। मुझे चिंता हुई तो सोचा शादी कर दूं, शायद सुधर जाएं। तभी गोपा देवी का प्रस्ताव आया। मैंने तुरंत मंजूर कर लिया। मैंने सुन्नी को देखा था, सोचा था कि इतनी सुंदर पत्नी पाकर इनका मन स्थिर हो जाएगा, पर वह भी अपने माँ बाप की लाडली थी, जिद्दी, मासूम और आदर्शवादी। उसने कभी सहनशीलता का पाठ ही नहीं पढ़ा था। उसे तो समझौते का महत्व भी नहीं मालूम। लोहे से लोहा टकरा गया। वह या तो किसी के सामने समर्पण से जीतना चाहती है या उपेक्षा से। यही असली झगड़े की जड़ है। और साहब, मैं तो बहू को ज्यादा दोषी मानता हूँ। लड़के तो अक्सर मन चले होते हैं, पर लड़कियों को तो स्वाभाविक रूप से सुशील और जिम्मेदार होना चाहिए। इसमें वो गुण नहीं है। ये डोंगा कैसे पार लगेगा, भगवान ही जाने। इतने में अचानक सुन्नी भीतर से आ गई। बिल्कुल अपने चित्र जैसी लग रही थी, जैसे किसी मनमोहक संगीत की गूंज हो। तपे हुए सोने की तरह उसकी चमक बुझ चुकी थी। मिटती हुई आशाओं की ऐसी तस्वीर और कोई हो ही नहीं सकती थी। वह उलाहना भरे स्वर में बोली, आप यहाँ कब से बैठे हैं? मुझे खबर भी नहीं, और शायद आप बिना बताए ही चले भी जाते। मैंने अपने आंसुओं को किसी तरह काबू में रखते हुए कहा, नहीं सुन्नी,
ऐसा तो नहीं हो सकता था। मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाला था, पर तुम खुद ही आ गई। मदारी लाल ने शायद मुझे और सुन्नी को बात करने का समय देने के लिए अपनी कार की सफाई शुरू कर दी। सुन्नी ने पूछा, अम्मा कैसी है? अम्मा ठीक है, पर तुमने अपनी ये हालत क्या बना रखी है? मैं ठीक हूं। ये कैसी बात है? तुम लोगों में ये कैसी अनबन हो गई है? गोपा देवी तो जान छिड़कती है और तुम खुद को बर्बाद करने पर तुली हो। कुछ तो समझदारी से काम लो। सुन्नी के माथे पर गहरी रेखाएं उभर आईं। उसने कहा, आपने नाहक यह बात छेड़ी। चाचा जी, मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि मैं बदकिस्मत हूं और इसका हल मेरे हाथ में नहीं है। मैं उस जिंदगी से मौत को बेहतर समझती हूँ जहां मेरी कदर ना हो। मैं त्याग के बदले में त्याग चाहती हूँ। किसी और रूप में जिंदगी मेरे लिए असंभव है। इस मसले पर कोई समझौता मेरे लिए नामुमकिन है। परिणामों की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन नहीं चाचा जी, इस विषय पर अब कुछ मत कहिए, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे कम से कम सोच तो लो। मैं सब सोच चुकी हूँ और अपना फैसला कर चुकी हूँ। जानवर को इंसान बनाना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। इसके बाद मेरे पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं बचे। मई का महीना था। मैं मंसूर गया हुआ था कि तभी गोपा का तार मिला। फौरन आओ, बहुत जरूरी है। मैं घबरा गया, लेकिन यह तो तय था कि कोई हादसा नहीं हुआ है। अगले ही दिन मैं दिल्ली पहुंच गया। गोपा मेरे सामने आई, निस्तब्ध, मौन और किसी निर्जीव प्रतिमा जैसी। मैंने चिंतित स्वर में पूछा, सब ठीक तो है? मैं तो डर ही गया था। उसने बुझी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और बुझे लहजे में बोली, सच कहूं, सुन्नी ठीक तो है? हाँ, वो ठीक है। और केदारनाथ? वो भी सही है। तो फिर मामला क्या है? कुछ भी नहीं। तुमने तार भेजा और कह रही हो कुछ भी नहीं? बस दिल घबरा रहा था, इसलिए बुला लिया। सुन्नी को किसी तरह समझाकर यहां लाना है। मैं तो हार चुकी हूं। कोई नई बात हुई है क्या? नई तो नहीं, पर एक तरह से नई ही समझ लो। केदार एक अभिनेत्री के साथ भाग गया है। 1 हफ्ते से उसका कोई अता पता नहीं है। उसने सुन्नी से कह दिया है कि जब तक तुम रहोगी मैं घर में कदम नहीं रखूंगा। सारा घर सुन्नी का दुश्मन बनता जा रहा है, लेकिन वह वहां से हटने का नाम नहीं ले रही। सुना है केदार ने अपने बात के दस्तखत कर कई हजार रुपए बैंक से निकाल लिए हैं। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, मैं लगातार 3 दिन से जा रही हूँ। वह वापस नहीं आना चाहती तो उसे वहीं रहने क्यों नहीं देती? वह वहां घुट घुट कर मर जाएगी। मैं बिना समय गवाए लाला मदारी लाल के घर की तरफ चल पड़ा। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि सुन्नी किसी भी हाल में वापस नहीं आएगी। फिर भी मैं वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि हंगामा मचा हुआ था। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद कर गया। वहां अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों लोग जमा थे। घर के भीतर से हाय हाय की चीखें गूंज रही थी। ये सुन्नी का शव था। मदारी लाल मुझे देखते ही लगभग पागलपन में मेरे गले लग गए और बोले, भाई साहब, मैं तो बर्बाद हो गया। बेटा भी चला गया और बहू भी चली गई। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मुझे पता चला कि जब से केदार गायब हुआ था, सुन्नी और भी ज्यादा उदास और निराश हो गई थी। उसी दिन उसने अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थी और माथे का सिंदूर पोंछ डाला था। सास ने जब इसका विरोध किया तो सुन्नी ने उन्हें अपशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाने की कोशिश की तो उन्हें भी बुरी तरह जली कटी सुना दी। ऐसा लगने लगा था कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। मोहल्ले के लोगों ने भी उससे दूरी बना ली थी। आज सुबह वह यमुना में स्नान के लिए गई थी। तब अंधेरा था और पूरा घर सो रहा था। किसी को भी उसने नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और वह घर में नहीं दिखी, तब उसकी तलाश शुरू हुई। दोपहर में पता चला कि वह यमुना गई थी। लोग वहां दौड़े और उसकी लाश मिली। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ। अब उसका शव मिला है। मैं अंदर से टूट चुका था। अभी कुछ ही दिन पहले वो दुल्हन बनकर पालकी में सवार होकर आई थी और आज 4 कंधों पर जा रही है। मैं अर्थी के साथ हो लिया और जब घर लौटा तो रात के 10 बज चुके थे। मेरे पांव कांप रहे थे। मुझे डर था कि यह खबर सुनकर गोपा पर क्या बीतेगी, कहीं वो भी इस सदमे में न गुजर जाए। सुन्नी ही उसकी जिंदगी का आधार थी, उसकी दुनिया का केंद्र। उसकी दुनिया में सुन्नी ही वह पौधा थी जिसे उसने अपने दिल के खून से सींचा था। उसके जीवन का बस यही एक सपना था और उसे तोड़ दिया गया।
मैंने दिल को थामकर दरवाजे की घंटी बजाई। गोपा एक लालटेन ले बाहर आई। उसके चेहरे पर मैंने एक अनजाना सा सुकून देखा। मेरी उदासी भरी स्थिति देखकर उसने मेरे हाथ को माँ की तरह पकड़ा और कहा, आज पूरा दिन तुम रोते ही रहे होगे। अर्थी के साथ बहुत लोग होंगे। मेरे मन में भी आया कि चलूं और सुन्नी को आखिरी बार देख लूं, लेकिन फिर सोचा, जब सुन्नी ही नहीं रही तो उसके निर्जीव शरीर को देखकर क्या करना, इसलिए मैं नहीं गई। मैं हैरान होकर गोपा का चेहरा देखने लगा तो उसे यह दुखद खबर मिल चुकी थी। फिर भी उसकी शांति और अधिक संयम काबिल ए तारीफ था। मैंने कहा, अच्छा किया न गई ना, आखिर रोना ही तो था। हाँ और क्या, यहां भी रोई, लेकिन सच कहूं तो दिल से नहीं रोई। न जाने कैसे आंसू आ गए। सुन्नी की मौत से मुझे खुशी हुई। बेचारी अपनी इज्जत और मर्यादा लेकर इस दुनिया से चली गई, नहीं तो और क्या क्या देखना पड़ता। और इस बात की मुझे और भी संतोष है कि उसने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली। एक औरत के जीवन में अगर प्यार न मिले तो उसका अंत होना ही बेहतर है। क्या तुमने सुन्नी के चेहरे को देखा था? लोग कहते हैं ऐसा लगता था जैसे वह मुस्कुरा रही थी। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। भैया, इंसान सिर्फ इसलिए थोड़ी न जीना चाहता है कि वो हर वक्त रोए। जब यह समझ में आ जाए कि जीवन में सिवाय दुख के कुछ नहीं है, तो फिर जीने का मकसद क्या है? किस लिए जिए? सिर्फ खाने, सोने और फिर मर जाने के लिए। मैं यह नहीं कहती कि मुझे सुन्नी की याद नहीं आएगी या मैं उसे याद करके नहीं रोऊंगी, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं होंगे। जैसे एक वीर बेटे की माँ उसकी शहादत पर गर्व करती है, वैसे ही मैं भी सुन्नी की मौत पर गर्व महसूस करती हूँ। मैं आंसू बहाकर उस गर्व का अपमान कैसे करूं? वो जानती थी, भले ही पूरी दुनिया उसे गलत समझे, उसकी माँ हमेशा उसकी सराहना करेगी। क्या उसकी आत्मा से यह खुशी भी छीन लूं? लेकिन अब देर हो चुकी है, ऊपर जाकर सो जाओ। मैंने तुम्हारी चारपाई तैयार कर दी है, लेकिन देखना, अकेले में पड़े पड़े रोना नहीं। सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो वो आज सुन्नी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते। मैं ऊपर जाकर लेता तो मेरे दिल का बोझ काफी हल्का हो चुका था। लेकिन बीच बीच में यह ख्याल आता रहा कि कहीं गोपा की यह शांति उसके अथाह दुख का एक और रूप तो नहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। ईश्वरी एक संपन्न जमींदार का बेटा था, जबकि मैं एक साधारण क्लर्क का बेटा, जिसके पास श्रम के अलावा और कोई संपत्ति नहीं थी। हम दोनों के बीच हमेशा बहस होती रहती थी। मैं जमींदारी की आलोचना करता, उन्हें निर्दयी पशुओं और खून चूसने वाली जोक कहता, जो पेड़ों की ऊंचाई पर बंजर फूल की तरह उगते हैं। ईश्वरी जमींदारों का पक्ष लेता, लेकिन उसका तर्क कमजोर होता, क्योंकि उसके पास जमींदारों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस दलील नहीं थी। वह कहता कि सभी इंसान समान नहीं होते, बड़े छोटे हमेशा रहेंगे। ये एक दुर्बल दलील थी। किसी भी नैतिक या मानवीय नियम से इस व्यवस्था को सही ठहराना मुश्किल था। बहस की गर्मी में मैं कभी कभी तीखे शब्द कह जाता, लेकिन ईश्वरी हमेशा मुस्कुराता रहता, हार मानने के बावजूद। मैंने उसे कभी नाराज होते नहीं देखा। शायद वह अपने पक्ष की कमजोरी को समझता था। नौकरों से वह सीधे बात नहीं करता था। अमीरों में जो निर्दयता और घमंड होता है, वही उसमें भी था। अगर बिस्तर ठीक से नहीं लगाया गया, दूध थोड़ा ज्यादा गर्म या ठंडा हो गया, या साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई, तो वह अपना आपा खो देता। सुस्ती या बदतमीजी उसे सहन नहीं होती, लेकिन दोस्तों के साथ, खासकर मेरे साथ, उसका व्यवहार हमेशा सौम्य और विनम्र रहता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं आ जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि अपनी निजी परिस्थितियों पर आधारित था। लेकिन ईश्वरी मेरी जगह होते हुए भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह स्वभाव से विलासी और वैभव प्रिय था। इस बार दशहरे की छुट्टियों में मैंने घर न जाने का फैसला किया। मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे और मैं अपने घर वालों को और बोझ नहीं देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे जो भी मुझे देते हैं वह उनकी क्षमता से अधिक है। साथ ही परीक्षाओं की तैयारी का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना था।
बोर्डिंग हाउस में अकेले पड़े रहने का भी मन नहीं था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का निमंत्रण दिया तो मैं बिना किसी झिझक के तैयार हो गया। ईश्वरी के साथ तैयारी अच्छी हो जाएगी। वह अमीर होने के बावजूद मेहनती और होशियार है। लेकिन उसने एक बात कही, भाई वहां जमींदारों की बुराई मत करना, वरना मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वे लोग तो असामियों पर इस दावे से हुकूमत करते हैं कि खुदा ने असामियों को सिर्फ उनकी खिदमत के लिए पैदा किया है। अगर असामियों में कोई बुनियादी फर्क नहीं होता तो जमींदारों का अस्तित्व ही नहीं रहता। मैंने पूछा, तो क्या तुम सोचते हो कि मैं वहां जाकर बदल जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही मानता हूँ। तुम्हारी सोच गलत है। ईश्वरी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उसने इस मसले को मेरे विवेक पर छोड़ देना ही मुनासिब समझा, और यह अच्छा ही किया, वरना अगर वो अपनी बात पर अड्डा रहता तो मैं भी अपनी जिद पर अड़ जाता। सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया था, लेकिन अब की बार सेकंड क्लास में यात्रा का अनुभव हुआ। ट्रेन रात के 9 बजे आती थी, मगर यात्रा के जोश में हम शाम को ही स्टेशन पहुंच गए। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद हम रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर खाना खाने लगे। मेरे कपड़े और तौर तरीके से खानसामों को फौरन ये समझने में देर न लगी कि मालिक कौन है और चाकर कौन, लेकिन उनकी यह गुस्ताखी मुझे बेहद नागवार गुजरी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए थे, और शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे कहीं ज्यादा ये खानसामे इनाम में पा लेते होंगे। फिर भी एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने दी थी। बावजूद इसके मैं उनसे उसी तरह के अदब और मुस्तैदी की उम्मीद कर रहा था जैसी ईश्वरी के लिए दिखा रहे थे। क्यों वे ईश्वरी के हुक्म पर फौरन दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब मैं कुछ मांगता हूँ तो वैसा जोश नहीं दिखाते। मुझे खाने में कोई मजा नहीं आया। ये भेदभाव मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा था। ट्रेन आई और हम सवार हो गए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम ठोका, मेरी तरफ तो देखा तक नहीं। ईश्वरी बोला, ये लोग कितने तहजीबदार हैं और हमारे नौकर हैं कि कोई काम ढंग से नहीं करते। मैंने कड़वे मन से कहा, अगर तुम अपने नौकरों को भी रोज 8 आने इनाम दोगे तो शायद वे इनसे भी ज्यादा तहजीबदार हो जाएं। तो क्या तुम यह समझते हो कि ये सब सिर्फ इनाम की लालच में इतना अदब करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तहजीब और अदब तो इनकी रगों में घुल चुका है। ट्रेन चल पड़ी। यह एक डाक गाड़ी थी। प्रयास से चली और प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा डिब्बा खोला। मैंने फौरन चिल्लाकर कहा, यह सेकंड क्लास है, दूसरा दर्जा है। उस मुसाफिर ने अंदर आकर मेरी तरफ तिरस्कार भरी नजर डाली और बोला, जी हाँ, इतना तो सेवक भी समझता है। फिर वह बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसे बयान करना मुश्किल है। जैसे ही सुबह हुई हम मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कुछ लोग हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 5 बेगार थे जिन्होंने हमारा सामान उठा लिया। दोनों संभ्रांत जन हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। एक था रियासत अली, मुसलमान, और दूसरा राम हरख, ब्राह्मण। दोनों ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहे हो, तुम कौवा होकर हंसों के बीच कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं समझो, इन्हीं की वजह से मैं इलाहाबाद में रुका हूँ, वरना कब का लखनऊ चला गया होता। अब की बार इन्हें घसीट कर लाया हूँ। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने सभी का जवाब ना में भिजवाया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, लेकिन यहां से भी इनका जवाब इनकार ही था। दोनों आदमियों ने मुझे हैरानी भरी निगाहों से देखा, जैसे कोई डर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। रियासत अली ने थोड़ा संशय में कहा, लेकिन आप तो बड़े सादगी से रहते हैं। ईश्वरी ने शंका का समाधान किया, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं साहब। खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला दिए। वैसे ये राजा है, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर इनकी शक्ल देखो तो ऐसा लगता है जैसे किसी अनाथालय से पकड़ लाए हो। रामहरक ने कहा, अमीरों में ऐसा स्वभाव कम ही देखने को मिलता है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चौंगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबा लेते। एक साधारण मिर्जई और चमरौंधे जूते पहनकर बाजारों में घूमते थे। सुनने में आया है कि एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने ही 10 लाख देकर कॉलेज खुलवाया।
मुझे अंदर ही अंदर बड़ी तकलीफ हो रही थी, मगर ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद नहीं लगा। हर वाक्य के साथ मैं खुद को उस काल्पनिक वैभव के और करीब महसूस कर रहा था। मैं शहसवार नहीं हूँ। हाँ, बचपन में कई बार छोटे घोड़ों पर चढ़ा हूँ। यहाँ देखा तो 2 खूबसूरत घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं सवार हो गया, पर मेरी टांगें कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। मैंने घोड़े को ईश्वरी के पीछे रख लिया। गनीमत यह रही कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज नहीं भगाया, वरना शायद मैं हड्डी पसली टुरवा कर ही लौटता। हो सकता है ईश्वरी समझ गया हो कि मैं किस काबिल हूँ। ईश्वरी का घर एकदम किले जैसा था। ऐसा फाटक जैसे किसी इमामबाड़े का हो। गेट पर एक पहरेदार लगातार चौकसी कर रहा था और नौकर चाकरों की कोई गिनती नहीं थी। एक हाथी भी बंधा हुआ खड़ा था। ईश्वरी ने मुझे अपने पिता, चाचा और ताऊ समेत पूरे परिवार से मिलवाया और वही अतिशयोक्ति भरी बातें करता रहा। उसने मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई कि घर के लोग और नौकर मुझे बड़े सम्मान से देखने लगे। देहात के जमींदार, जिनके पास लाखों का मुनाफा था, मगर पुलिस के कांस्टेबल को भी बड़ा अधिकारी मानते थे, मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब थोड़ी देर बाद हमें एकांत मिला तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े चालबाज हो यार, मेरी इज्जत क्यों मिट्टी में मिला रहे हो? ईश्वरी ने एक दृढ़ मुस्कान के साथ जवाब दिया, इन गधों के सामने तो यही तरीका काम करता है, नहीं तो ये सीधे मुंह बात भी नहीं करते। थोड़ी देर बाद एक नाई हमारे पैर दबाने के लिए आ गया। उसने कहा, कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, पहले कुंवर साहब के पैर दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी ने मेरे पैर दबाए हों। मैं हमेशा अमीरों की ऐसी आदतों का मजाक उड़ाता था, उन्हें दिखावे और फिजूल खर्ची का नमूना मानता था, लेकिन अब खुद वही दिखावा करने में लगा था। इतने में रात के 10 बज गए। वे लोग पुराने जमाने के थे। नई सभ्यता अभी वहां पूरी तरह नहीं पहुंची थी। अंदर से भोजन के लिए बुलावा आया तो हम स्नान के लिए चले गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद ही तैयार करता था, लेकिन यहाँ मैंने ईश्वरी की तरह अपनी धोती भी छोड़ दी। खुद अपनी धोती तैयार करना यहाँ मुझे शर्मनाक लगा। भोजन से पहले पांव धोना अनिवार्य था। एक कहार पानी लेकर खड़ा था। ईश्वरी ने अपने पैर बढ़ा दिए और कहार ने उसके पैर धोए। मैंने भी अपने पैर आगे बढ़ाए और कहार ने मेरे पैर भी धोए। मेरे सारे पुराने विचार न जाने कहाँ चले गए थे। सोचा था कि गांव की शांति में बैठकर जमकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन यहाँ का सारा समय घूमने फिरने में ही बीत जाता था। कभी हम नदी में बजरे पर सैर कर रहे होते, कभी मछलियों और पक्षियों का शिकार खेल रहे होते, कभी पहलवानों की कुश्ती देख रहे होते, तो कभी शतरंज में मग्न होते। ईश्वरी ने ढेर सारे अंडे मंगवाए थे और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते रहते। नौकर हमेशा हमारी सेवा में लगे रहते। खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस जबान से कहने की देरी थी। नहाने जाओ तो कोई नहलाने के लिए तैयार खड़ा, और लेटो तो पंखा झलने वाला तुरंत मौजूद। महात्मा गांधी के कुंवर साहब के चेला होने की खासी चर्चा थी। मेरी धाक भीतर बाहर सब जगह थी। नाश्ता समय पर ना हो तो कहीं कुंवर नाराज न हो जाए, और सोने के वक्त बिछावन तयशुदा समय पर तैयार होना चाहिए। मैं ईश्वरी से भी अधिक नाजुक मिजाज हो चला था, या यूं कहिए कि मुझे ऐसा बना दिया गया था। ईश्वरी तो अपने हाथ से बिस्तर बिछा लेता था, मगर कुंवर साहब कैसे अपने हाथों से यह काम करें? उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती थी। ऐसे ही एक दिन यह स्थिति सचमुच सामने आ गई। ईश्वरी घर पर था। शायद अपनी माँ से कुछ देर तक बातें करने में उलझ गया। यहाँ 10 बज चुके थे और मेरी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, मगर बिस्तर अब तक नहीं लगा। कुंवर साहब ठहरे बड़े आदमी, उनके लिए कौन इतनी देर तक प्रतीक्षा कराता। लगभग 11:30 बजे महार्रा आया, जो बड़ा मुंहजोर नौकर था। घर के कामकाज में उलझा हुआ उसे याद ही न रहा कि बिस्तर लगाना है। जैसे ही उसे ध्यान आया, वह दौड़ता हुआ आया। मैंने ऐसी फटकार लगाई कि वह भी याद रखेगा। ईश्वरी ने मेरी डांट सुनी और बाहर निकलकर बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे हरामखोर इसी लायक है। एक और दिन ईश्वरी कहीं दावत में गया हुआ था। शाम ढल चुकी थी, लेकिन मेज पर रखा लैंप अब भी बुझा था। दियासलाई भी वहीं थी, मगर ईश्वरी कभी खुद लैंप नहीं जलाता था,
तो फिर कुंवर साहब कैसे यह काम करते? मैं परेशान था। समाचार पत्र सामने रखा था, मगर ध्यान उस ओर नहीं जा रहा था क्योंकि लैंप जलाने वाला कोई नहीं था। तभी मुंशी रियासत अली वहां आ पहुंचे। मैंने उन पर गुस्सा निकालते हुए कहा, तुम लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं कि लैंप तो जला दो? समझ में नहीं आता ऐसे कामचोर कैसे यहाँ टिक पाते हैं? मेरे यहाँ तो घंटे भर भी न चले। रियासत अली ने कांपते हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, एक मनचला आदमी जो महात्मा गांधी का परम भक्त था। वह मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा आदर करता था, मगर खुलकर कुछ पूछने से झिझकता था। एक दिन जब मैं अकेला था, वह आया और हाथ जोड़कर बोला, सरकार, आप तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि जब सुराज आ जाएगा तो जमींदार नहीं रहेंगे। मैंने गर्व से कहा, जमींदारों की जरूरत ही क्या है? ये लोग तो गरीबों का खून चूसने के सिवाय कुछ नहीं करते। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने उत्तर दिया, बहुत से लोग तो खुशी खुशी दे देंगे और जो नहीं देंगे उनसे जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो पूरी तरह तैयार थे। बस जैसे ही स्वराज मिला, अपनी सारी जमीन असामियों के नाम हिबा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पैर लटकाए बैठा था। तभी ठाकुर मेरे पैर दबाने लगा और कहने लगा, आजकल जमींदार लोग तो बहुत जुल्म कर रहे हैं सरकार। अगर हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन हमें भी दे दे तो हम वहीं रहकर आपकी सेवा में लग जाएंगे। मैंने कहा, अभी तो मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही अख्तियार मिला सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइविंग सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा, सुना है? उस दिन ठाकुर ने भांग पी और अपनी बीवी को खूब पीटा और गांव के महाजन से भी भिड़ने को तैयार हो गया। इस तरह छुट्टियां खत्म हो गई और हम फिर से प्रयाग लौट आए। गांव के बहुत से लोग हमें विदा करने आए थे। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपने हिस्से का नाटक बखूबी निभाया और अपनी कुबेरोचित विनम्रता और देवत्व की छाप हर दिल पर छोड़ दी। मन तो करता था कि हर नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वो सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी का टिकट पहले से था, बस गाड़ी में बैठना था। लेकिन जब ट्रेन आई तो ठसाठस भरी हुई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियां मनाकर सब लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में पैर रखने की भी जगह नहीं थी और इंटरव्यू क्लास की हालत उससे भी खराब। ये आखिरी गाड़ी थी, रुकने का कोई विकल्प नहीं था। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिल पाई। हमारे ऐशो आराम की झलक वहां भी बनी रही, लेकिन मुझे वहां बैठना बहुत बुरा लग रहा था। आते समय आराम से लेटे हुए आए थे, अब सिकुड़ कर जा रहे थे। पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी। कई पढ़े लिखे लोग भी वहां थे जो आपस में अंग्रेजी राज की तारीफ कर रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी और राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर हैं। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन पकड़ लेती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, यहाँ तो आप खुद बादशाह पर भी मुकदमा कर सकते हैं। अदालत में बादशाह के खिलाफ भी फैसला हो जाता है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ी सा गठरी बंधी हुई थी, कलकत्ता जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह नहीं मिल रही थी तो बेचारा उसे पीठ पर ही बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार दरवाजे के पास खड़ा हो जाता। मैं दरवाजे के करीब बैठा था और वो बार बार अपनी गठरी के साथ आकर मेरे चेहरे के पास खड़ा हो जाता था, जो मुझे बहुत खल रहा था। वैसे भी हवा की कमी थी, ऊपर से उस ग्रामीण का मेरे सामने खड़ा होना मानो मेरी सांसें छीन लेना था। कुछ देर तो मैंने खुद पर काबू रखा, पर अचानक गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उसे पकड़कर पीछे धकेला और 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए। उसने गुस्से में आंखें तरेर कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया चुकाया है। मेरे धैर्य का बांध टूट चुका था। उठकर मैंने उसे 2-3 और तमाचे जड़ दिए। गाड़ी में हंगामा मच गया। चारों तरफ से लोग मुझ पर बरसने लगे। इतने नाजुक मिजाज हो तो पहले दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, हमें इस तरह मार कर दिखाओ। क्या गलती की थी उस गरीब ने? गाड़ी में सांस लेने की भी जगह नहीं है। खिड़की के पास जाकर सांस ले रहा था तो उस पर इतना गुस्सा। अमीर बनकर क्या इंसानियत खो देना जरूरी है? किसी ने व्यंग्य से कहा, यही है वह अंग्रेजी राज जिसकी तारीफ आप लोग कर रहे थे। एक गांव का आदमी बोला, दफ्तर में घुसने नहीं देते और यहाँ इतना मिजाज दिखा रहे हैं। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा,
What an idiot you are, बेयर। मेरा गुस्सा अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था और स्थिति की वास्तविकता मेरे सामने उभरने लगी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। अप्रैल के शुरुआती दिन थे और शाम बड़ी बुझी बुझी सी लग रही थी। एक अजीब सी उमस और थकावट भरी गर्मी का असर चारों ओर था। हम सड़क पर बिना किसी मकसद के घूम रहे थे। कुछ देर के लिए जनपद होटल के कॉफी लाउंज में जाकर बैठ गए थे। धीरे धीरे जैसे जिंदगी की रफ्तार थम गई हो, हमने कॉफी के 3 प्याले खत्म किए। हर घूंट के साथ वक्त ऐसे सरक रहा था मानो रेत के कणों की तरह हाथ से फिसलता जा रहा हो। मगर आखिर में जो बचा था वो सिर्फ एक कड़वाहट और खालीपन था। ओमा यानी ओम प्रकाश ने दूसरा कप भरने के लिए केतली उठाई थी। उसने जब प्याले में दूध डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने फौरन कहा, नहीं, दूध नहीं। चीनी भी? उसने सवाल किया। वो भी नहीं, मैंने जवाब दिया। तो काली कॉफी? उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैंने सिर हिलाते हुए कहा, रूसियों की तरह। और वो थोड़ा हंस दिया। मैं मुस्कुराई नहीं। दिल की हालत ऐसी थी कि हंसी कोसों दूर थी। कभी कभी जब मुझे लगता कि ओमा की जिंदगी में मेरी जगह किसी गैर जरूरी चीज जैसी है, तब मन करता था कि कुछ ऐसा बोलूं जिससे उसका वही सधा सधा बाहरी खोल टूट जाए। उसकी स्थिरता और शांत चेहरा मुझे उस वक्त बहुत खलता था। चाहती थी कि कहीं से वो आड़ हटे और अंदर का असली रूप दिखाई दे, जैसे कोई चीर कर देखना चाहे कि अंदर क्या छुपा है। लेकिन जब भी मैं ऐसा कुछ कहती, वो अंदर से झेप जाता और फिर मुझे खुद पर ही शर्म आती। क्या मैं चाहती क्या थी आखिर? शायद एक छोटी सी मासूम सी चीज, एक घर जिसकी दीवारों में प्यार की गर्माहट हो, जहां मैं ओमा के सीने पर सिर रखकर आराम कर सकूं। किताबें, संगीत और शायद कुछ और भी। मुझे जो चाहिए था उसका पूरा अंदाजा नहीं था। बस इतना पता था कि जो है वो नहीं है, और इसका जिम्मेदार मैं ओमा को ही मानती थी, क्योंकि सारे फैसले उसी के हाथ में थे। जब तक कॉफी के 3 प्याले खत्म हुए, घड़ी में 7:30 बज चुके थे। ओमा ने अपनी कलाई घड़ी देखी। जब भी उसके माथे पर ठीक बीच में 3 गहरी लकीरें उभर आती तो मुझे पता होता कि वो किसी चीज को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता था। अधिकतर तो उसे हर बात पल भर में समझ आ जाती थी, जैसे वो हर चीज पर गहरी पकड़ रखता हो, चाहे वो आसपास की चीजें हों या हवा में तैरती हल्की सरसराहट। जब उसकी वो माथे की 3 लकीरें दिखती तो मुझे उस पर बेइंतहा दया और लाड महसूस होने लगता। मन बिन मांगे उसकी तरफ खींचने लगता। क्यों? क्या सोच रहे हो? मैंने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, उसने बिना सोचे जवाब दिया। कोई अपॉइंटमेंट याद आ गई क्या? मैं मुस्कुराई। कमबख्त औरतें तो जैसे माँ के पेट से ही एक्टिंग की कला सीख कर आती है। अपने पति को खुश करने के लिए एक्टिंग, अपनी जरूरतें पूरी करवाने के लिए एक्टिंग, आस पड़ोस के रिश्तेदारों के सुख दुख में शरीक होते वक्त भी एक्टिंग। इसे ही लोग ताना मारते हुए त्रिया चरित्र कहते हैं। क्यों? इस मेहनत का कोई हिसाब क्यों नहीं रखा जाता? नहीं नहीं, वह तुरंत बोला। फिर? मैंने पूछा। तुम्हें कैसे पता चल जाता है ये सब? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। जब ओमा मुस्कुराता था तो उसके सामने के 2 दांतों के कोने कुछ ऐसे चमकते थे जैसे धूप में रेत पर पड़ी सीपियां। बाकी दांत पीली रेत जैसे साधारण, बल्कि कुछ भद्दे भी थे। मगर सामने के 2 दांत जैसे चांदी के रंग से पुते हुए, सीपियों के अंदर के हिस्से जैसे। ओमा की असली कशिश उसके माथे में नहीं, बल्कि उन 2 चमकते दांतों में थी। उसे मुझे आकर्षित करने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। बस उसकी एक मुस्कान ही काफी थी कि मैं पूरी की पूरी पिघलने लगती थी, जैसे मोमबत्ती जलने पर पिघलती है। नजूमी नहीं, अंतर्यामी, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हाँ बाबा, अंतर्यामी। वह हंसा। अब बताओ, क्या सोच रहे थे? इस अंतर्यामी बाबा से कुछ मत छिपाना। मैंने फिर पूछा। यही कि 7:30 बज गए हैं, फिल्में और नाटक शुरू हो चुके हैं। अब कहाँ जाया जाए? उसने गंभीर होकर कहा। आसमान में दूर एक काला बादल दिखा, जैसे कोई छिपी हुई भावनाओं की बिजली कौंध गई हो। गुस्से, आरोप और बेचारगी की बिजली।
इस आदमी ने मेरे साथ घर बसाने की बजाय मुझे खानाबदोश बना दिया था। लेकिन फिर अंदर से एक चेतावनी आई जो हर औरत के अंदर होती है, वो शाश्वत औरत जो हमेशा कुछ संभाल कर चलती है। उसने धीरे से कहा, होशियार रहना। मैंने अपने होंठों पर एक हल्की मुस्कान बिखेरी, जैसे लिपस्टिक लगा रही हो। जगह तो है एक, हजूर आलम, अगर आप इजाजत दें तो बताऊं? बोलो जी, उसने हंसते हुए कहा। जहन्नुम की सैर कर ली जाए, कैसी रहेगी? ठीक है, वहीं चलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वेटर से उसने बिल मंगवाया और पैसों का हिसाब चुकाया। हमेशा की तरह उसने बिल वापस लिया और हम उठकर बाहर आ गए। पर एक सवाल भी हमारे साथ बाहर आया, अब इस बची हुई शाम को कहां बिताया जाए? टैक्सी के पास पहुंचकर उसने पूछा, रानो के घर चले? तुमने तो कहा था कि MP वाली कोठी छोड़ दी है उन्होंने। हाँ, कालू जब विलायत गया तो नए मकान में शिफ्ट कर गया था। मेरे पास पता है। कालू यानी ओमा का जिगरी दोस्त। असल में उसका असली नाम कुछ और था। जैसा कि दादिया नानिया अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते बच्चों के नाम रख देती हैं, पर उसके सभी दोस्त उसे कालू के नाम से ही बुलाते थे। ठीक है, चलो, मैंने कहा। मुझे मालूम था कि इस शाम का अंत कुछ अनचाहा ही होगा, फिर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। टैक्सी एक बड़े सरकारी बंगले के सामने रुकी। हम गेट से अंदर घुसे और बंगले के किनारे से होते हुए पीछे के हिस्से में पहुंच गए। वहां एक वीरान सा लॉन था, जिसकी घास वक्त से पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी। लॉन के एक कोने में एक बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं में घना अंधेरा छिपा हुआ मालूम हो रहा था। पेड़ और वो सुनसान सा लॉन दोनों ही बड़े उदास और डरावने से दिख रहे थे। हमने पिछले दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा रानू ने खोला। अरे, आप लोग आज कैसे इधर का रास्ता भूल गए? रानू ने पूछा। नहीं, रास्ता नहीं भूले, बस खास तौर पर तुम्हारा हाल जानने आए हैं, उमा ने जवाब दिया और कमरे के अंदर की ओर बढ़ा। मैं भी पीछे पीछे अंदर चली आई। रानू के बालों में भी उस पेड़ की शाखाओं जैसा अंधेरा छिपा हुआ था। उसकी शक्ल बेहद बेजान और थकी थकी लग रही थी। वो छोटा सा कमरा शायद पहले इस बड़े बंगले की किसी कोठरी जैसा रहा होगा, जहां लकड़ी या कोयला रखा जाता था, या फिर किसी नौकर की छोटी सी खोली होगी। कमरा छोटा था। एक कोने में चारपाई पड़ी थी जो आधे से ज्यादा जगह घेर रही थी। दूसरे कोने में एक छोटा सा बिजली का चूल्हा रखा हुआ था। पास में ही 2-3 कप और प्लेटें यूं ही लुढ़के हुए पड़े थे, जैसे उन्हें किसी ने कभी ठीक से नहीं रखा। कुछ पुरानी जैम की खाली शीशियां और कॉफी के डिब्बे भी वहां बिखरे पड़े थे। शायद उनमें मसाले या नमक भरे हुए थे। उनके ढक्कनों की रंगत देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि उनमें क्या रखा है। चूल्हा बुझा हुआ था, जैसे एकदम ठंडा हो, बिल्कुल बेरानक, बेजान। ऐसा लगता था मानो उसकी आग कभी जली ही ना हो या फिर जलकर खत्म हो चुकी हो। कमरे में अगर कोई पुरानी चीज थी तो वो थी एक रेशमी रजाई, जिसका रंग अब मटमैला हो गया था, लेकिन बुझते अंगारों की तरह उसमें थोड़ी सी पुरानी गर्माहट और शोखी अब भी बची हुई थी। और एक चीज थी, ट्रांजिस्टर। वही ट्रांजिस्टर जो कालू ने कभी रानो को उसके पहले तोहफे के रूप में दिया था, जब वो उसे चंडीगढ़ से उड़ाकर लाया था, जैसा उसके दोस्त कहते थे। चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट में टाइपिंग करने वाली साधारण से घर में पली बड़ी रानो कालू की दौलत और उसके प्यार के घिसे पिटे फॉर्मूलों की चकाचौंध में उलझ गई थी। जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक वो अकेली एक छोटी सी कोठरी में लकड़ी और कोयले के बीच फंसी थी। कालू अपनी बीवी को इंग्लैंड की सैर पर ले गया था, रिश्वत के तौर पर। एक औरत, जिसे बीवी कहा जाता है, जब उसका मर्द उससे कुछ चुराता है तो उसे रिश्वत देता है। जितनी बड़ी चोरी उतनी बड़ी रिश्वत। पर दूसरी औरत जो बस फालतू होती है, उसे रोटी, कपड़े और थोड़े गहनों से ही बहलाया जा सकता है। लेकिन अगर वो औरत उस मर्द के प्यार में गिरफ्तार हो जाए तो फिर उसे खुदा भी नहीं बचा सकता। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो या तो कमरा छोटा हो गया था या फिर उसकी हवा इतनी कम थी कि 3 लोगों के लिए वो काफी नहीं थी। एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे सांसें भारी और खुरदरी हो गई हो। तो बताओ, क्या हालचाल है? ओमा ने चारपाई पर फैले हुए पूछा, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। मैं भी एक कोने में पायताने की ओर जाकर बैठ गया। रानो चूल्हे के पास रखी छोटी सी पीढ़ी पर बैठी थी,
जैसा तुम देख रहे हो, उसने उदासी से भरा जवाब दिया। कोई चिट्ठी पत्री आई? उमा ने फिर पूछा। हाँ, कोई 10 दिन पहले आई थी। रानू की आवाज में उन 10 दिनों का खालीपन, चिट्ठी का इंतजार और मायूसी साफ झलक रही थी। सब ठीक ठाक था? उमा ने फिर सवाल किया। हाँ, सब ठीक ठाक। और तुम? उमा ने सीधा सवाल किया, जैसे वो जानता हो कि रानू के मन में कुछ छिपा हुआ है। मैं? रानू ने चौंकते हुए उमा की ओर देखा, फिर बोली, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज में ऐसा लगा जैसे वो कुएं की गहराई से बोल रही हो और उसका स्वर रुआंसा हो। कुछ देर के लिए कमरे में घना सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो रात के स्याह अंधेरे में अचानक बजते सायरन के बाद फैल जाता है, और जैसे खतरा हमेशा उस सन्नाटे में कहीं छिपा रहता है, हवा में लटका हुआ। कान भी किसी अगली आवाज को सुनने के लिए अंधेरे में सतर्क हो जाते हैं, जैसे किसी बम के फटने का इंतजार हो। कालू की चिट्ठी आई थी। लिखा था, प्लेटफॉर्म पर जो सामान छोड़ आया हूं उसका ख्याल रखना। उमा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। अच्छा? रानू की आवाज में गहरे अंधेरे का झरना था, जैसे राख हो जो धीरे धीरे बिखर रही हो। मैंने उमा की तरफ देखा। ये उन दुर्लभ पलों में से था जब उमा भी किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ी हड़बड़ाहट दिखा रहा था। रानू की आंखों में एक अनकहा सवाल और चुनौती थी, जैसे वो उमा से किसी अदृश्य जवाब की तलाश में हो। अरे, हमारी खातिरदारी नहीं करोगी? हम तुम्हारे मेहमान हैं। उमा ने उसकी चुनौती को नजरअंदाज करते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। दूध नहीं है, वरना चाय बना देती, रानू ने बेरुखी से जवाब दिया। कम पिया करो दूध, चाय के लिए थोड़ा बचा लिया करो, उमा ने हंसते हुए कहा। नहीं, आज सुबह लाई ही नहीं थी। क्यों? रात को गर्मी बहुत लगती है, नींद नहीं आती। कमरे में उमस इतनी है कि नींद तड़के जाकर ही आती है। तब तक दूध का डिपो बंद हो जाता है। मैंने कमरे का मुआयना किया। दीवारें इतनी करीब थी कि मेरी नजर दीवारों से टकराकर वापस आ गई। खिड़की का नामो निशान नहीं था। रोशनदान तो अब वैसे भी किस्से कहानियों में ही मिलते हैं। पिछली दीवार पर एक दरवाजा था जो हमेशा के लिए बंद लग रहा था। शायद मकान मालिक ने उसे दूसरी तरफ से बंद कर रखा होगा। जब रानू ने चंडीगढ़ से कालू के साथ भागकर आने का फैसला किया था, तब शायद उसने सोचा भी नहीं था कि कालू की दौलत उसे एक सच्चा घर नहीं दे सकती थी। कोई व्हिस्की विस्की है क्या? उमा ने बात बदलते हुए पूछा। व्हिस्की तो विलायत गई है, यहाँ बस खाली बोतलें बची हैं, रानू ने एक लंबी सांस के साथ कहा। अरे वाह, उमा ने झेंपते हुए हल्की हंसी हंसी। कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। दिन भर क्या करती हो? उमा ने चुप्पी तोड़ी। सड़कों पर चलती रहती हूँ। कौन सी सड़कों पर? नाम याद नहीं रखती। इतनी सड़कों पर मत चला करो। पता है बाहर की दुनिया में ऐसी औरतों को क्या कहते हैं? क्या? स्ट्रीट वॉकर? उमा ने हंसते हुए कहा। मैंने घबराकर रानू के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सूनी सड़क जैसा खाली था, जैसे उसकी बात समझ में ही ना आई हो। अच्छा, कहते होंगे, रानू ने बेपरवाही से कहा, लेकिन वो शायद किसी और सोच में डूबी हुई थी। मैंने उमा की ओर देखा। एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये आदमी अंदर से इतना क्रूर हो सकता है कि उसकी निर्दयता की कोई हद ना हो। असल में मुझे उस वक्त उमा से भिड़ जाना चाहिए था, रानू का साथ देना चाहिए था। आखिर वो भी मेरे ही कबीले की थी, वो कबीला जो फालतू औरतों का होता है। पर फालतू औरतें लड़ाई नहीं करती। लड़ाई करने का हक सिर्फ बीवियों को होता है। अगर फालतू औरत अपने मर्द से झगड़ा करे तो वो जानबूझकर कुएं में कूदने जैसा होता है। और तब मेरे अंदर के खुदगर्ज ने फैसला किया कि अभी तो मुझे आत्महत्या करने का इरादा नहीं है। फिर एक लंबी खामोशी कमरे पर छा गई। चले? उमा ने मेरी ओर देखा। मैं उठकर खड़ा हो गया। रानू भी खामोशी से खड़ी हो गई। अगली बार अगर कालू चिट्ठी लिखे तो उसे लिख देना कि साहनी हर 4-5 दिन में आकर 20 रुपए दे जाता है और मैं भूखी मर रही हूँ। सानी आता है? उमा चौकन्ना हुआ। तुम्ही ने तो उसे कहकर भेजा था, रानू ने सपाट स्वर में कहा। रानू ने धीरे से जाम हुआ दरवाजा खोल दिया। अंदर की घुटन भरी गर्मी के बाद उस सुनसान अंधेरे से घिरे लॉन में चल रही हल्की हवा बेहद राहत देने वाली महसूस हुई, जैसे अचानक सांस लेना आसान हो गया हो। हम तीनों धीरे धीरे छोटे कदमों से बंगले के किनारे चलते हुए गेट की ओर बढ़े।
बाहर की सड़क पर रोशनी फैली हुई थी और हल्की हवा बह रही थी। अच्छा, हम अलविदा कहने लगे। रानो ने धीरे से कहा, फिर जल्दी आना। सड़क पर सन्नाटा था, जैसे इस तरफ ज्यादा आवाजाही न होती हो। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ खड़े थे, जिनके साए गहरे अंधेरे में डूबे हुए थे। उनके तने और शाखाएं रात की चादर ओढ़े हुए थे, जैसे जामुन के पेड़ हों। हवा अब भी धीमे धीमे बह रही थी। जब हम एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, पेड़ के भीतर से धीमी धीमी सिसकने जैसी आवाज सुनाई दी। ये क्या है? मैं एकदम रुक गई, हैरान और थोड़ा घबराई भी। क्या हुआ? उमा ने पूछा। कोई रो रहा है? कहाँ? उसने और सवाल किया। कहीं नहीं, मैंने चलते हुए कहा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। रात की गहराइयों में मेरे अखबार के मुख्य संवाददाता का फोन आया। उसने सूचित किया कि पीटीआई की ताजा खबर के अनुसार फरीदाबाद में मजदूरों ने हड़ताल कर दी है और स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हड़ताल का स्रोत वही फैक्ट्री है जहां एक मजदूर की मौत हो गई है। तुम सुबह सीधे घर से निकल जाना, दफ्तर आने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरी जानकारी जुटाकर शाम तक स्टोरी फाइल कर देना। अगली सुबह फरीदाबाद। फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का बड़ा जमावड़ा था। हवा में गुस्से और घृणा की तीव्र महक फैली हुई थी। फैक्ट्री का गेट बंद था। बाहर दूर दराज पेड़ों के नीचे और दरवाजे के आसपास मजदूरों के झुंड थे, जो हर नए आगंतुक पर निगाहें गड़ा रहे थे। वे आपस में बेतरतीब बातचीत कर रहे थे, मशवरे दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर रात की गहरी उदासी और थकावट स्पष्ट झलक रही थी, जैसे राख बिखर गई हो। मैंने गेट के अंदर खड़े चौकीदार को अपना प्रेस कार्ड दिखाया। उसने कार्ड को संक्षिप्त देखा और गेट के साथ जुड़े छोटे से कमरे में टाइम कीपर को बुला लाया। टाइम कीपर ने भी कार्ड को देखा और गेट थोड़ा खोलकर मुझे भीतर बुला लिया। मुझे अपने कमरे में ले जाकर उसने टेलीफोन पर किसी को मेरे बारे में सूचित करना शुरू कर दिया। मालिक ने शायद अनुमति दे दी थी, इसलिए टाइम कीपर मुझे फैक्ट्री की ओर ले जाने लगा, नेतृत्व करते हुए। मैं थोड़ी तेज चाल से उसके साथ चलने लगी। मैंने कहा, तुम्हारी फैक्ट्री तो किले जैसी है, सही है? सोचा कि बातों में बात निकलेगी। आमतौर पर ऐसे मौकों पर महत्वपूर्ण सुराग मिल जाते हैं, लेकिन उसने सिर्फ अपनी माथे की शिकन को और गहरा करते हुए कहा, हड़ताल के दिनों में किला बनाना पड़ता है, नहीं तो ये मजदूर क्या कर देंगे कोई नहीं जानता। और उसने अपनी चाल और तेज कर दी। वह मुझसे किसी भी तरह का संवाद स्थापित नहीं करना चाहता था। अंदर फैक्ट्री के मालिक ने वातानुकूलित कमरे में विराजमान था, चमचमाती मेज के दूसरी ओर। उसका चेहरा चिकना था और फ्रेम वाली ऐनक के पीछे से उसकी तेज एक्सरे जैसी आंखें झांक रही थी। उसका शरीर विशाल था, मांसल और सशक्त। मेज पर 4 टेलीफोन, कागज, कलम, कलमदान, पेपरवेट और फाइलों का ढेर बिखरा हुआ था। चाय का आदेश उसने मेरे ना कहने के बावजूद दे दिया और समझाने लगा, डिसिप्लिन बनाए रखना आसान नहीं है। ये मजदूर तो चाहते हैं कि काम हो या ना हो, हमें उनके सामने ठाकुरों की तरह सिर झुकाकर खड़ा रहना चाहिए और बस पैसे देते रहना चाहिए। अब बताओ, अगर किसी को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा जाए तो क्या उसे चुप रहना चाहिए? और अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसे पलंग पर बिठाकर चोरी को सहन कर लिया जाए? प्रीतम भी चोरी करते पकड़ा गया था। उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस अपने काम को करे और वही जाने। अब पुलिस अगर चोरों से निपटेगी नहीं, उनसे चोरी की स्वीकृति नहीं लेगी, चोर को दंड नहीं देगी, तो इस देश में कोई कानून और व्यवस्था बच पाएगी? उसने चोरी क्या की थी? मैंने पूछा। इतने में चपरासी चाय लेकर आ गया। उसकी चमचमाती ट्रे पर चांदी रंगा टी सेट रखा था। एक और व्यक्ति दूसरी ट्रे में नमकीन, पिस्ते, काजू और बिस्कुट लेकर आया। चाय का कप मैंने थाम लिया। चाय पीते समय आप निश्चिंत हो सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति किसी बहाने से भी कमरे से बाहर नहीं जा सकता। जितनी देर आप चाय पीना चाहे, बात को उतनी ही देर खींच सकते हैं। आधे घंटे की बातचीत के लिए कप को आधे घंटे में खाली कर दे। मैंने यह तरीका बड़े अनुभव से सीखा है, वरना सामने वाला व्यक्ति कभी भी मेरे किसी सवाल से परेशान होकर मीटिंग को समाप्त कर सकता था। उसने चोरी क्या की थी? मैंने फिर से पूछा।
मशीनरी के पुर्जे थे, कुछ कच्चा माल था। आपने कैसे पकड़ा? वह बड़े से थैले में सामान भरकर उसे पंप के पास रख देता था ताकि छुट्टी के बाद चुपचाप ले जा सके। पकड़ा गया। किसने पकड़ा? चौकीदार ने। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमने पुलिस को रिपोर्ट की। उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में कितना समय रहा? करीब 10 दिन। 10 दिन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया? नहीं, तफ्तीश चल रही थी अभी। फिर वो कैसे मरा? हिरासत में ही। हिरासत में ही, पूरी तरह से हिरासत में। पुलिस वाले उसे यहीं लेकर आए थे, तफ्तीश के लिए ही। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कास्टिक टैंक में गिर गया। शुक्र है कि पुलिस उसके साथ थी उस वक्त, वरना मजदूरों का कहना था कि शायद हमने ही उसे टैंक में धक्का दे दिया। फिर मजदूरों ने यह हड़ताल क्यों की है? बस इन्हीं से पूछो। जब पुलिस खुद उसके साथ थी और वह पुलिस की सुरक्षा और हिरासत में था, तो उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? आपकी फैक्ट्री के अलावा दूसरी फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी है। इनका क्या है? एक झुंड की तरह सभी उठ खड़े होते हैं छोटी छोटी बातों पर। न इनका कोई नुकसान होता है, न इनकी करोड़ों की मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं, न माल की सप्लाई रुकने से करोड़ों का नुकसान होता है। इनका क्या? जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और लाल झंडे डंडों पर लटकाकर चल देते हैं। बाद में हंगामा करके इस आवारागर्दी का वेतन भी ले लेते हैं। इस अराजकता को रोकने के लिए कानून होना चाहिए। तुम्हें अखबार वालों को इसके बारे में लिखना चाहिए, सरकार को सजग होना चाहिए। अब आप क्या कदम उठा रहे हैं? हमने क्या कदम उठाना है? उसके परिवार को 5,000 रुपए दिए हैं। वैसे हमें कुछ देना नहीं चाहिए था क्योंकि उसने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन हम इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहे हैं। इस्तीफा? वह अब आपके पास काम नहीं करता था? फैक्ट्री मालिक ने अपनी कुर्सी पर थोड़ी करवट बदली। नहीं, काम तो करता था, लेकिन उसने इस्तीफा दे रखा था। नौकरी छोड़कर पता नहीं क्या करना चाहता था। आखिर के 4 दिन ही थे उसकी नौकरी के। शायद इसी वजह से उसने सोचा होगा कि जाते जाते कुछ कमा लूं। तभी एक आदमी ने आकर फैक्ट्री मालिक के कान में कुछ फुसफुसाया। मैंने कागज समेटे, कलम बंद किया और उठ खड़ी हुई। उसने औपचारिकता निभाते हुए कहा, आपने कुछ खाया ही नहीं? कुछ तो लीजिए। मैंने जवाब दिया, नहीं, आज नहीं। शायद फिर कभी आना पड़े आपके पास, तब सही। स्पष्ट था कि वह भी समस्या के हल होने से संतुष्ट था। वह दरवाजे तक 2 कदम मेरे साथ चला। वैसे वह कास्टिक टैंक कहाँ है? उसके चेहरे पर एक छाया सी गुजर गई। लेकिन ऐसे लोग सभी छायाएं साफ करने के लिए झाड़ू भी तैयार रखते हैं। उसने तुरंत छाया को साफ किया। मुस्कान फिर से अपने स्थान पर लौट आई। वह अंदर है। उसमें गिरने के लिए ऊपर जाना पड़ता होगा, सीढ़ियों से। उसकी ऐनक के निचले हिस्से से गुस्से का त्रिशूल उभरा। यदि उसकी मर्जी चलती तो वह त्रिशूल मेरे पेट में घुसा देता, लेकिन जैसे ही त्रिशूल उभरा वह फिर गायब हो गया। उसकी मुस्कान लौट आई। मतलब वह टैंक में ही गिरा था? नहीं। हाँ, मैंने देखा है कि अक्सर लोग गुस्से में झूठ बोलने के लिए दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्या यह सच नहीं है? मैं सोच रही थी। वह कहां से गिरा? ऊपर से। पुलिस उसे ऊपर क्यों ले गई थी? जैसा मैंने बताया, पुलिस तफ्तीश कर रही थी। लेकिन आप कहते हैं कि औजारों वाला थैला चौकीदार को पंप के पास मिला था। फिर ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी, खासकर उस जगह जहां तेजाब भरा टैंक था? फैक्ट्री मालिक अब सचमुच परेशान हो गया था। उसने अपनी नाराजगी और अचंभा छिपाने की कोशिश छोड़ दी। ये बातें आप पुलिस वालों से पूछे, वे बेहतर जानते हैं। और उसने घड़ी की ओर देखा। मुझे अब एक अपॉइंटमेंट है, एक्सक्यूज मी। और उसने चपरासी से कहा कि वह मुझे गेट तक छोड़ दे। रास्ते में मैंने चपरासी से सवाल पूछा, क्या तुमने लाश देखी? कास्टिक के टैंक से तो सड़े हुए गोश्त का ढेर ही निकला होगा। तेजाब। वह दांत खुरचता रहा और चलते चलते जवाब दिया, तुम्हारे अपने भी थे आखिर। आज उसके साथ ऐसा हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। नहीं, जब होगा तब देखेंगे। और हो ही गया, फिर क्या? फिर हमारे यतीम बच्चे देखेंगे या बेवा औरत। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि मौत से पहले सब कुछ चुपचाप देखना होगा। तुम्हारा साथी तुम्हारे सामने तेजाब के टैंक में जिंदा जलाया जा रहा है और तुम। हम गेट से 4 कदम दूर थे
कि पीछे से काले रंग की शेवरले तेज गति से हमारे पास से गुजर गई। कार को दूर से देखकर चौकीदार ने तेजी से गेट खोल दिया। कार के काले शीशों के पीछे मुझे कुछ भी नहीं नजर आया, लेकिन जाहिर है कि उसमें फैक्ट्री का मालिक ही था। गेट के बाहर बैठे श्रमिक कार की ओर चुपचाप देख रहे थे। जैसे ही कार धूल उड़ाती हुई दूर चली गई, उन्होंने मेरी ओर देखा। उनके चेहरे अब और भी अधिक कालिमा से ढंके हुए थे। जब मैंने उनसे बातचीत शुरू की तो एक युवा श्रमिक आगे बढ़कर बोला, इस अत्याचार के बारे में लिखने का क्या लाभ है? अखबारों में छपी खबर का क्या कोई असर होता है? अगर कुछ असर होता है तो बस पैसे की ताकत से। हमारे पास भी अगर पैसे की ताकत होती तो हम भी एक दो नेताओं को खरीद लेते और वे खुद संसद में हंगामा मचा देते, पुलिस को खरीद लेते और वे अपराधियों को फांसी दे देती। बस पैसा ही एकमात्र ताकत है। लेकिन यदि सच्चाई अखबारों में छपे तो हंगामा तो होता है, सबको परेशानी होती है। पुलिस और सरकार को सच्चाई खोजनी पड़ती है। आजकल इस देश में दो तरह की सच्चाई चलती है, जैसे दो तरह के पैसे होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सच्चाई भी नंबर 1 और नंबर 2 की होती है। आप कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं जनाब? एक और श्रमिक सामने आया। उसका रंग काला, जबड़े सख्त, कंधे धरती के बैल की तरह चौड़े और हाथ मजबूत थे। उसने कहा, प्रीतम की हत्या की गई है। प्रीतम? क्या यही उसका नाम था? हाँ, प्रीतम। उसकी जानबूझकर हत्या की गई है। किसने हत्या की? पुलिस ने। पुलिस तो बस एक वर्दी, एक डंडा और एक बंदूक होती है। पुलिस ने तो पहले ही 15 दिन उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। एक अन्य श्रमिक बोला, लेकिन क्यों? कहते हैं कि उसे चोरी करते पकड़ा गया था। चोरी तभी करेगा जब वह काम करता होगा, लेकिन वह तो काम ही नहीं कर रहा था। उसने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। प्रीतम ने कहा, ठीक है, महीने भर की तनख्वाह काट लो, लेकिन नौकरी मैं नहीं करूंगा। क्या कोई झगड़ा हुआ था? बिल्कुल नहीं। वह तो मालिक का बहुत करीबी आदमी था, हमेशा उसके साथ रहता था। सुबह सुबह मालिक की कोठी पर जाता था, कार से फैक्ट्री आता था। मालिक के बहुत से काम बाहर करता था, कार में जाता और कार में ही लौटता था। शाम को भी मालिक के साथ घर जाता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई और कभी कहीं और। फिर हमसे वो वैसे भी कम ही मिलता था, वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह उदास रहता था। कई बार रात का खाना खाकर हमारे किसी के घर आ जाता। कहता, कैसी नौकरी है? काजल की कोठरी है भाई। काजल की कोठरी? इसीलिए उसने इस्तीफा दिया था? ये तो मुझे पता नहीं। जिस दिन उसने इस्तीफा दिया उस दिन दोपहर की लंच ब्रेक में मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, तुम्हारी मौज है, लंच के वक्त ससुरी सारी दुनिया को भूलकर रोटी खाओ, दुख सुख की बातें करते हो एक दूसरे से। मैं भी इस्तीफा दे आया। मुझे भी इसी तरह बेफिक्री से पेट भरकर रोटी खाने का मन करता है, अपने बच्चों के पास बैठकर। मुझे आश्चर्य हुआ। हम सब तो सोचते थे कि वह बड़ा ऐश करता है, मोटरों में घूमता है। मैंने पूछा, नौकरी छोड़कर क्या करेगा? बोला, बाजार में एक साइकिलों की दुकान खोलूंगा, पुराने साइकिल खरीदकर मुरम्मत करके बेचा करूंगा। फिर धीरे धीरे साइकिल की एजेंसी भी मिल जाएगी। वह बाजार में एक दुकान किराए पर ले भी चुका था। जिस दिन पकड़ा गया उस दिन अपनी दुकान को ठीक कर रहा था। एक और व्यक्ति ने कहा, क्या मतलब? क्या वह फैक्ट्री में नहीं पकड़ा गया? नहीं, मालिक ने अपना आदमी भेजकर उसे बुलाया था। पता नहीं वह क्यों उस आदमी के साथ चला गया। शायद सोचा होगा कि इस्तीफे के बारे में मालिक से कुछ बात करनी होगी। वह फैक्ट्री गया। मैंने खुद देखा उसे मालिक के दफ्तर की ओर जाते हुए। फिर जब बाहर आया तो चौकीदार ने पंप के पास से सामान भरा थैला लाकर शोर मचा दिया। क्या वह फैक्ट्री के अंदर गया ही नहीं? बिल्कुल नहीं। वह कई दिनों से फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा था। आप खुद देख सकते हैं सामने। और उसने अंदर की बिल्डिंग की ओर इशारा किया। वह है मालिक का कमरा और वह है बाहर पंप। अगर पुलिस को तफ्तीश करनी थी तो या तो उसे पंप के पास ले जाती या मालिक के कमरे में। फैक्ट्री के अंदर, और वो भी तेजाब के टैंक के ठीक ऊपर ले जाने का क्या मतलब था? जाहिर है कि उसकी हत्या की साजिश की गई थी। पूरी योजना मालिक ने पुलिस के साथ मिलकर बनाई होगी। पता नहीं कितना पैसा दिया होगा। लेकिन जब वह प्रीतम हिरासत में था तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? मुझे इस पूरे मामले पर गहरा गुस्सा आ रहा था।
असल में वह नौकरी छोड़ चुका था, यूनियन का सदस्य भी नहीं था। सच पूछो तो वह कभी हमारे साथ रहा ही नहीं, हमेशा मालिकों के पास ही रहता था। हम उसे गद्दार ही मानते थे। हमारी किसी भी हड़ताल के दौरान उसने कभी हमारा साथ नहीं दिया। मगर वह तो तुम्हारा ही आदमी था, तुम्हारे ही जैसा मजदूर। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि जब उसे मार ही दिया गया है तब हमें लगा कि वह भी हमारी बिरादरी का था, हमारी ही तरह एक गरीब जो हमेशा जुल्म का शिकार रहता है। तुम्हारी हड़ताल की मांग क्या है? क्या तुमने हड़ताल से पहले कोई ज्ञापन दिया था? बस यही कि पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। जांच से भी न्याय मिलने की उम्मीद कम है। अगर मालिक ने हत्या की है तो इस देश की कौन सी अदालत उसे फांसी की सजा देगी? और जो पुलिस वाले साजिश में शामिल थे, कौन सा कानून उन्हें फांसी पर चढ़ाएगा? एक युवा मजदूर क्रोध में बोला। उसके सवाल का मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं था। शायद मुझे और उन्हें भी जवाब पता था, लेकिन हत्या का कारण क्या था? मालिकों की प्रीतम से क्या दुश्मनी थी? मालिकों के पास प्रीतम से कुछ खास राज होंगे। वह हमेशा उनके साथ रहता था। यही वजह थी कि उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। यही वजह थी कि उसे वापस बुलाया जा रहा था। ये नहीं था कि मालिकों को उससे प्यार था। तो फिर उसे वापस क्यों बुला रहे थे? क्या मुझे उसके घर ले जाया जा सकता है? मैंने एक मजदूर से पूछा। एक संकरी गली के अंत में उसके घर के बाहर एक चारपाई पर एक युवती बैठी थी जो बच्चे के बालों को संवार रही थी। युवती की आंखों के नीचे लाल सूजे हुए पपोटे थे जैसे अंगारे। हमें देखते ही उसने अपनी ओढ़नी को कसकर सिर तक खींच लिया। बाल संवारते हुए उसका हाथ कांप रहा था। यह बीबी जी तुम्हें मिलने आई हैं। मैं चारपाई पर बैठ गई। उसके चेहरे की ओर देखना दिल दहलाने वाला था। वह मेरी ओर देख नहीं रही थी। मैंने नहीं पता क्या कहा, शायद औपचारिकता से कुछ शब्द ही कहे होंगे। उसकी झुकी हुई आंखों के सुर्ख पपोटों के नीचे से आंसू बहने लगे। वह बच्चे के बाल संवारती रही। तभी एक जवान लड़का पगड़ी बांधता हुआ बाहर आया। मेरे साथ गए मजदूर ने उसे मेरे बारे में बताया। उसकी आंखें भर आईं। ये प्रीतम का छोटा भाई है, सत्ती। सत्ती ने मेरी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर बोलने लगा, ये कत्ल है, दिन दहाड़े कत्ल। और कोई सुनता नहीं। अखबार वाले आते हैं, मालिक उन्हें भी खरीद लेते हैं। मेरे साथ गए मजदूर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। सुनो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। डरने वालों को उन हैवानों ने मार डाला। और पुलिस तो बस एक खरीदी हुई गोली है। गरीब आदमी की कौन परवाह करता है? लेकिन मैं अपनी बात कहकर रहूंगा। मैं कोठे पर चढ़कर पूरी दुनिया को सबक सिखाऊंगा, उसने ऊंची आवाज में कहा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। कोई बात नहीं काका, कोई बात नहीं। कैसे? वे सोचते हैं कि एक आदमी मारकर मामला खत्म हो गया। उनके सारे राज भी तेजाब के टैंक में जलकर राख हो गए, सारे पाप मिट गए। लेकिन मैं इस मामले को खत्म नहीं होने दूंगा। मैं यही कह रही हूं कि अपनी बात को सही से सबके सामने रखो। सिर्फ गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। इस देश में भी कोई कानून है, सरकार है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का? साथ वाले मजदूर ने उसे डांटते हुए चुप कराया। अक्ल लगा सत्ती, आदमी को देखकर बात किया कर, मूर्ख मत बनो। अक्ल तो चला गया। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। दिल चाहता है जिस तरह उन हैवानों ने मेरे भाई का खून किया है, मैं सभी को पकड़कर आरे से काट दूं। फिर वह बताने लगा एक आदिम काल की पत्थर युग की कहानी। उस समय की बर्बरता और ज्वालामुखी क्रोध में उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे और साथ में कुछ पिघल भी रहा था, लावे की तरह। भाई के पास मालिकों के बड़े राज्य थे। वे हमेशा उससे कुछ न कुछ करवाते रहते थे और न जाने किस तरह का वफादारी का भूत उसके सिर पर सवार था कि कभी भी उसने घर में कोई राज नहीं साझा किया। कई बार शाम को चपरासी आकर कहता कि वह मालिकों के साथ कहीं गया है, देर से लौटेगा। और देर से क्या, कई बार तो मुर्गे की बांग होने के बाद ही वह घर लौटता, अगली सुबह। लेकिन अब वह धीरे धीरे इन कामों से तंग आ गया था। सारा गुस्सा वह घर पर ही निकालता या फिर चुपचाप चारपाई पर लेटा रहता, छत को घूरता रहता। जब भी मैं अपनी नौकरी की बात करता, वह मुझे झिड़क देता, नहीं सत्ती, हम खुद का काम करेंगे, नौकरी का भी कोई मतलब नहीं। नौकरी तो आत्मा को मार देती है, यही कहता था वह। और फिर उसने इस्तीफा दे दिया। आखिर उसने कौन सा गुनाह कर दिया था?
वो तो एक साइकिल की दुकान खोलने की सोच रहा था। घर में भी सबके साथ हंसते मुस्कुराते बात कर रहा था, जैसे उसकी छाती से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन उसके मालिक उसे चैन से रहने नहीं दे रहे थे। हर रोज संदेशे भेजते रहते थे। आखिरकार एक दिन उसने मालिक के भेजे आदमी के साथ फैक्ट्री जाने का फैसला कर लिया, उनसे मिलने के लिए। सोचो जरा, एक आदमी जो मालिक के दफ्तर में बैठकर बात करेगा, उसके पास फैक्ट्री के औजार या पुर्जे कहां से आएंगे? वो भला पंप के पास कैसे जा सकता था? उसने तो फैक्ट्री के किसी भी फ्लोर पर कदम तक नहीं रखा। ये सब झूठ था, छलावा था, धोखा था। और फिर जिस तरह से पुलिस ने 14-15 दिनों तक उसकी चमड़ी खींच कर रख दी थी, उसे उल्टा लटकाकर उसके पैरों के तलुओं पर डंडे बरसाए थे, मैं तो उनके। अब वह फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसे मारने के इरादे से वो लोग फैक्ट्री में ले गए, कसाई, दरिंदे, और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरे, तुम इस झुलसे हुए मांस के टुकड़े का पोस्टमार्टम करके क्या निकालोगे? वो बच्चों की तरह रो रहा था। पास बैठी औरत, जो साफ तौर पर प्रीतम की विधवा थी, आंखों पर पल्लू रखकर सिसक सिसक कर रो रही थी। पास ही खड़ा बच्चा हक्का बक्का सहमा हुआ था। हमें उसका कटा फटा शरीर बोरी में सिलकर लौटा दिया। लो, ले जाओ इसे और जाकर जला दो, जैसे कोई कचरा हो। औरत की हिचकियों में एक लंबी करुण चीत्कार भी गूंजने लगी। उसी वक्त अंदर से एक बुजुर्ग बाहर निकला, लाठी के सहारे चलते हुए। सिर पर धुंधली सी पगड़ी बंधी थी, दाढ़ी सफेद और धूल से मैली, चेहरा बिल्कुल सन्न और थका हुआ। बाहर आकर उसने अपनी हथेली को छतरी की तरह माथे पर रखा और मुझे गहराई से देखा। फिर कहने लगा, नहीं बीबी, हमें कोई तकलीफ नहीं। उसकी तो मौत आई थी, मर गया। पिछले जन्म का वैरी था, पेट पर लात मार गया। उसकी आवाज बुरी तरह से भर्रा गई। किसी का कोई कसूर नहीं बीबी, ये सत्ती तो बस यूं ही पागल की तरह बकता रहता है। उसकी सफेद दाढ़ी के बाल कांपने लगे। आवाज घुटकर बाहर निकली, खुरदरी और टूटती हुई, एक तो चला गया, अब इसे भी खो देंगे।